दोस्तों, इंडिया की पॉलिटिक्स में कुछ चेहरे हमेशा हेडलाइन में रहते हैं। एक अपने फैसलों की वजह से न्यूज में रहता है। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। और दूसरा उन्हीं फैसलों का विरोध करके हेडलाइन में रहता है। हिंदुस्तान की सेना, एयरफोर्स, नेवी का प्रयोग करना चाहते हो, आपके पास सबसे पहले 100% पॉलिटिकल विल होनी चाहिए। और दूसरा, अगर आप सेना का प्रयोग करना चाहते हो तो आपको फुल फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन देना पड़ेगा। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी के बारे में। यह दोनों हर बहस, हर चुनाव, हर राजनीतिक चर्चे का सेंटर पॉइंट बन जाते हैं। एक तरफ है एक नेता जिन्होंने 2024 में देश की सियासत की पूरी कहानी का तरीका ही बदल दिया और जिनका नाम आते ही लोगों के दिमाग में विकास, राष्ट्रवाद और एक स्ट्रॉन्ग लीडर की इमेज बनती है। और दूसरी तरफ है एक नेता जिसे क्रिटिक्स कहते हैं, लेकिन सपोर्टर्स के लिए वह एक अलग सोच का निशान है। एक ऐसी सोच जो सबको एक साथ लेकर चलना चाहती है और बातचीत से चलने वाली राजनीति पर यकीन करती है। जैसे एक समझदार ने कहा था कि आप कुर्सी विरासत में पा सकते हो, लेकिन उसे चलाने की अकल नहीं पा सकते। इट मीन्स कुर्सी विरासत में मिल सकती है लेकिन उसको चलाने की समझ नहीं। लेकिन दोस्तों, सवाल तो यह है कि इनके नारे और भाषण के पीछे का सच क्या है। कौन सा लीडर पॉलिसीज में ज्यादा इफेक्टिव रहा और कौन कैसे क्राइसिस हैंडल करता है, कौन देश को आगे ले जा रहा है और कौन सिर्फ पॉलिटिकल ब्रांडिंग में आगे है। इस डॉक्यूमेंट्री में मैं नेताओं का लीडरशिप स्टाइल, डिसीजंस मेकिंग, पॉलिसीज और ग्राउंड इम्पैक्ट को डिटेल में एनालाइज करेंगे। हर स्टेटमेंट के पीछे सोर्स होगा, हर नंबर के पीछे डाटा और हर नैरेटिव के पीछे रियलिटी चेक। यह कोई फैन वीडियो नहीं है दोस्तों, यह एक सीधे सच का ब्रेकडाउन है जहां हम देखेंगे कि फैक्ट के आईने में कौन कितना टिकता है। भारत को बदनाम करने के लिए लंबे लंबे भाषण देकर आते हैं। एक बात तो मैं आपको बता देता हूं कि अब चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बन रहे हैं। नरेंद्र मोदी गुजरात के बड़नगर शहर के एक छोटे से परिवार से हैं। उन्होंने बचपन से चाय बेची और बचपन से ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के साथ जुड़े और वहीं से उनकी पॉलिटिक्स में दिलचस्पी बढ़ी। मोदी बीजेपी में बहुत तेजी से उठे और 2001 में गुजरात के चीफ मिनिस्टर बने और इनके द्वारा गुजरात मॉडल के नाम पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और नए इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट्स लाए गए। लेकिन गुजरात के 2002 के दंगों का दाग इनके साथ ही जुड़ा रह गया। 2014 में इन्होंने नेशनल पॉलिटिक्स में हिस्टोरिक कमबैक किया। चाय बेचने वाले से सीधे देश का प्रधानमंत्री तक का सफर इन्होंने तय किया। इंडिया में 30 साल बाद किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी दिलाई। इसमें डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, जीएसटी, आर्टिकल 370 रिमूवल और राम मंदिर जैसे बड़े फैसले लिए गए। लेकिन क्रिटिक्स का कहना है इन सब के दौरान मीडिया की फ्रीडम घटी और विभाजन बढ़ा। अब बात करते हैं दोस्तों राहुल गांधी के बारे में। राहुल गांधी नेहरू गांधी परिवार से आती हैं। ग्रेट ग्रैंड फादर जवाहरलाल नेहरू और ग्रेट ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी और फादर राजीव गांधी। राहुल गांधी डून स्कूल, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज में पढ़े थे और 2004 में राहुल गांधी अमेठी से एमपी बने। यूथ कांग्रेस को लीड किया और कांग्रेस पार्टी रिवाइव करने की कोशिश की, लेकिन 2014 और 2019 में कांग्रेस की बड़ी हार हुई। This has been the Congress Party's worst performance in its history. क्रिटिक्स ने उन्हें अनएक्सपीरियंस्ड कहा, लेकिन 2004 में उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा करके 4000 किलोमीटर पैदल चल के लोगों से डायरेक्ट कनेक्शन बना लिया और राहुल गांधी 2024 में रायबरेली के लीडर ऑफ अपोजिशन बने और अब पहले से ज्यादा अग्रेसिव और एक्टिव दिख रहे हैं। राहुल गांधी सपोर्टर्स के लिए होप का सिंबल हैं। गांव-गांव जाकर मिलना एक बड़ी बात है, लेकिन एक पूरे देश को एक ही सोच में जोड़कर रखना सचमुच एक बहुत बड़ी बात है। 2014 में बीजेपी ने 282 सीट जीतकर पूरी मेजोरिटी हासिल कर ली। पूरे 30 साल बाद किसी पार्टी को अपने दम पर मेजोरिटी हासिल हुई है। 2019 में और भी बड़ा जनादेश 303 सीट, ज्यादातर मध्यम वर्ग के लोग। 2014 में कांग्रेस 44 सीट्स पर निपट गई। यह इतिहास का सबसे बड़ा ग्राफ था। 2019 52 सीट्स, थोड़ा रिकवरी, लेकिन अभी भी ओपोजिशन में। 2024 99 सीट्स, एक
डिकेड में कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी की इमेज में एक बड़ा सुधार आया। किसान, अल्पसंख्यक, प्रोग्रेस, युवा और सोशल वेलफेयर सपोर्टर्स। मोदी जी के कार्यकाल में किसान और महिलाओं के जीवन में असली बदलाव दिखाई दिए। पीएम किसान योजना के जरिए अब तक 9.8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों के बैंक अकाउंट में 2200 करोड़ से भी अधिक सीधा ट्रांसफर करे गए। 2025 में ही 9.7 करोड़ किसानों को 20,500 करोड़ की किस्त मिली। उड़ीसा में 34.85 लाख किसान को 697 करोड़ दिए गए। प्रधानमंत्री किसान योजना ने गांव की इकोनॉमी में पैसों का फ्लो बढ़ाया। उसी तरह 10.33 करोड़ बीपीएल महिलाओं को एलपीजी कनेक्शन दिए, जिससे कि दोस्तों इंडोर पॉल्यूशन कम हुआ और महिलाओं की सेफ्टी और सेहत में सुधार आया। जल जीवन मिशन से पूरे रूरल इंडिया में हर घर ड्रिंकेबल वाटर पहुंचाने का काम 2025 तक जारी है। यह सारी चीजें दिखाती हैं कि मोदी जी की डबल इंजन सरकार का असली मतलब क्या है। इससे वेलफेयर भी हो रहा है और डेवलपमेंट भी। लेकिन राहुल गांधी ने इन स्कीम्स पर अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि महिलाओं को असली फायदा नहीं मिल रहा है और एलपीजी का असल में इस्तेमाल बहुत कम है। राहुल गांधी का कहना है कि ग्राउंड सर्वे और मिनिस्ट्री रिपोर्ट्स दिखाती हैं कि एलपीजी का रेट धीरे धीरे बढ़ रहा है। नीटाधिकारी के घर में एलपीजी का यूज बढ़ रहा है। मतलब मोदी जी की पहल मापने लायक है, लेकिन राहुल गांधी की आलोचना अतिरंजित है। मोदी जी के कार्यकाल में भारत की इकोनॉमी को ग्लोबल स्टेज पर एक नई पहचान दी। 2014 से 2024 तक भारत में 748.78 लाख करोड़ का एफडीआई अट्रैक्ट किया, जो कि पिछले सालों के 308.38 लाख करोड़ के 143 गुना ज्यादा है। यह इन्वेस्टमेंट ग्रोथ मोदी जी के रिफॉर्म और मेक इन इंडिया जैसे इनिशिएटिव का डायरेक्ट रिजल्ट है। अगर जीडीपी ग्रोथ की बात करें तो 2014 से 2019 के बीच में एनुअल ग्रोथ रेट 7% रहा है, जो कि ग्लोबल एवरेज से काफी ज्यादा ऊपर। यह सारा डाटा वर्ल्ड बैंक और माइक्रो ट्रेंड से लिया गया है। राहुल गांधी का कहना था कि यह ग्रोथ जॉबलेस ग्रोथ है। मोदी जी के इकोनॉमिक पॉलिसीज ने भारत को इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाया और वहीं राहुल गांधी की इकोनॉमिक अप्रोच ज्यादा सोशल वेलफेयर और रेडिस्ट्रीब्यूशन पर फोकस है। उन्होंने न्याय स्कीम लॉन्च की थी जो मिनिमम इनकम गारंटी देती है और फार्मर्स के लिए एमएसपी गारंटी पर जोर दिया। लेकिन दोस्तों यह स्कीम्स कभी इम्प्लीमेंट ही नहीं हुई। नेशनल लेवल पर इकोनॉमिक इम्पैक्ट नॉमिनल ही रहा। उनका क्रिटिसिज्म मोदी के अनएम्प्लॉयमेंट और अनइक्वालिटी को हाईलाइट करता है। लेकिन दोस्तों रियल जीडीपी और फिजिकल डाटा के मुताबिक मोदी की इकोनॉमिक रिफॉर्म ने लॉन्ग टर्म में ग्रोथ और इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट स्ट्रॉन्ग किया। 2024 के बाद में मोदी जी ने यूएस, इजराइल और मिडिल ईस्ट के साथ पार्टनरशिप को मजबूत किया, जिससे कि ट्रेड्स और डिफेंस डील हाई पर पहुंची। राहुल गांधी कभी मोदी जी की फॉरेन पॉलिसी पर सॉफ्ट डिप्लोमेसी का सजेशन देते हैं, कभी चाइना पर उनकी अप्रोच को वीक बताते हैं, जो कि मोदी जी के विजन को अनक्लियर बनाता है। मोदी जी सबका साथ सबका विकास के साथ यूथ और फार्मर्स के लिए भी स्कीम लाए हैं। उनकी स्कीम्स हैं ईपीएफओ में 10 करोड़ प्लस नए मेंबर्स, रोजगार मेलाज में लाखों को जॉब, मुद्रा योजना से 40 करोड़ प्लस लोन्स। राहुल गांधी मोदी जी के विरोध में कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट 40 साल से हाईएस्ट है, लेकिन वो सिर्फ सर्वे का डाटा दिखाते हैं, जबकि करोड़ों लोगों के पास जॉब्स और काम आए। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर वोट्स चोरी के एलिगेशंस लगाए, जो इलेक्शन कमीशन ने बेसलेस बताए। मोदी जी का रिकॉर्ड 12 प्लस करोड़ टॉयलेट्स, 81 करोड़ लोगों को फ्री राशन, 50 करोड़ लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस, डिजिटल इंडिया, आर्टिकल 370 रिमूवल, इंडिया 10th लार्जेस्ट इकोनॉमी से 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना। दोस्तों नैरेटिव वही जो ग्राउंड पर डिलीवर करते हैं, सिर्फ प्रॉमिस नहीं। तो दोस्तों फैसला अब आप लोगों का कि देश किसके हाथ में देना है। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।